प्रकार लेखक जो है वो अपने भाई से छिप कर खेलने चले जाते हैं। अब आगे देखते हैं। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, यानी वार्षिक इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। संयोग की बात है, इत्तेफाक की बात है। लेखक के बड़े भाई साहब जो है वो इस बार भी फेल हो गए और लेखक पास हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। लेखक कहते हैं कि मैंने इस बार बहुत मेहनत नहीं की थी, फिर भी न जाने कैसे अव्वल आ गया, फर्स्ट आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ, लेखक खुद आश्चर्यचकित हो गए। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, मतलब कि इम्तिहान की लास्ट घड़ी तक उन्होंने मेहनत की। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले। मतलब लेखक के बड़े भाई साहब जो है वो लास्ट दिन तक बहुत ही कठोर परिश्रम किए। कोर्स का एक एक शब्द उन्होंने रट लिया था। 10 बजे तक रात को और 4 बजे सुबह उठकर 6 से 9:30 स्कूल से पहले वो सतत निरंतर पढ़ते ही रहते थे। मुद्रा क्रांति ही हो गई थी। मुद्रा यानी शक्ल। आगे कठिन शब्द देखते जाएंगे। मुद्रा यानी शक्ल। क्रांतिहीन यानी बिना किसी चमक वाला, बिना किसी चमक। लेखक बता रहे हैं कि किस प्रकार उनके बड़े भाई साहब ने रात दिन एक करके मेहनत की थी। लेखक के बड़े भाई साहब की शक्ल जो है वो बिना चमक वाली हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आई थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। नतीजा यानी कि जब परिणाम सुनाया गया तब वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। लेखक भी रोने लगे। नतीजे में उन्होंने सुना कि उनका बड़ा भाई जो है वो फेल हो चुके हैं। बड़े भाई साहब भी रोने लगे और लेखक भी रोने लगे। अपने पास होने की खुशी आदि हो गई। लेखक पास हो गए हैं, उनके बड़े भाई फेल हो चुके हैं। यह सुनकर खुद के पास होने की खुशी भी आदि हो जाती है। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले, यानी कि किस्मत की बात कौन टाले। जिसकी किस्मत में, जिसके नसीब में जो लिखा है वो तो होगा ही। तो लेखक के पास होने की खुशी भी जो है वो हो गई। बड़े शायद यदि लेखक फेल हो जाते तो बड़े भाई साहब को शायद इतना दुख न होता जितना अभी हुआ है। पर लेखक बता रहे हैं कि विधि के आगे, किस्मत के आगे किसी की नहीं जोर चलता। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर और हो गया था। लेखक जो है वो अब 8वीं स्टैंडर्ड में आ गए थे और उनके बड़े भाई साहब जो है वो 9th स्टैंडर्ड में ही थे। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई, कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। लेखक के दिमाग में अब एक कुटिल भावना घर कर गई। उनके मन में ख्याल आने लगा
अध्ययन कर सकेंगे। लेखक मन ही मन में सोच रहे थे कि जब वह फेल हो जाएंगे, वो उनके बराबर समकक्ष हो जाएंगे, तो किस आधार पर वो मेरी फजीलत यानी कि बेइज्जती कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। लेखक के हृदय में जो विचार आया था वो उन्होंने बलपूर्वक दूर कर दिया। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। लेखक खुद ही खुद मन में सोचने लगते हैं कि मेरी भलाई के लिए ही वो मुझे डांटते रहते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। फिर लेखक के मन में विचार आता है कि ये मेरे बड़े भाई के डांट डपट का ही असर है जो मुझे अवश्य अभी जो अप्रिय लगता है, पर इन्हीं उद्देश्यों का असर है कि मैं दनादन यानी कि बिना किसी रोक टोक से पास हो जाता हूँ और वो भी इतने अच्छे नंबर इसीलिए आते हैं कि मेरा बड़ा भाई जो है वो मुझे रोक टोक करता है, डांट फटकार लगाता है, इसीलिए मुझे अच्छे नंबर आते हैं। वो मेरी भलाई के लिए ही ये सब कर रहे थे। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम किया। अब भाई साहब जो है वो बहुत ही नरम दिल के हो गए थे। कई बार डांटने का अवसर मिले फिर भी वो डांटते नहीं थे, मतलब कि बहुत ही धीरज से काम लेते थे। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा या रहा भी तो बहुत कम। वो खुद ही खुद मन में सोचने लगे कि अब जो उनके बड़े भाई जो है वो उन्हें बहुत कम डांटते हैं। कई ऐसे मौके भी होते फिर भी वो डांटते नहीं थे, या इसलिए कि अब उन्हें डांटने का कोई अवसर नहीं था, इन्हें कोई अधिकार नहीं था। और मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। स्वच्छंदता यानी कि स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता। लेखक जो है कि उनकी स्वतंत्रता अब बढ़ गई थी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसीलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। लेखक बता रहे थे कि उनके भाई साहब जो है वो कई अवसर ऐसे होते थे फिर भी उन्हें बहुत डांटते डपटते नहीं थे। वो सोच रहे थे अब उन्हें डांटने का अधिकार नहीं है और कुछ कम ही करते थे। इसलिए लेखक की स्वतंत्रता और भी बढ़ जाती है। उनकी सहिष्णुता यानी कि उनकी सहनशीलता जो है वो अनुचित लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाती है। उनके लेखक के मन में ऐसी धारणा हो गई कि मैं चाहे पढ़ूं या ना पढ़ूं फिर भी मैं पास हो ही जाऊंगा, क्योंकि मेरी तकदीर जो है, मेरी किस्मत जो है मेरी तकदीर जो है, मेरी किस्मत जो है वो बहुत बलवान है। इसीलिए भाई साहब के थोड़े डर था उनके मन में, जो डर से थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया करते थे वो भी अब बंद हो गया। मुझे कनकोए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। कनकोए यानी पतंगबाजी। कनकोए यानी पतंग। लेखक को कौन सा नया शौक चढ़ा था? लेखक को अब कनकोए यानी कि पतंग उड़ाने का शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। मतलब पूरे
लेखक एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर कई कुआं लूटने के लिए यानी कि पतंग को लूटने के लिए बेतहाशा यानी कि बिना आसपास देखे, बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी की खबर हो वैसे दौड़े जा रहे थे। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूठा पतन की ओर चला आ रहा था। लेखक की आंखें जो है वो आसमान की ओर थी और मन आकाशगामी पथिक की ओर यानी कि आसमान के रास्ते को बनाता हुआ आयामी जो पथ है उन पर थी, जो मंद गति से झूठा पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। कैसा महसूस कर रहे थे? पतंग को आकाश में नीचे आते हुए देखकर लेखक ऐसा महसूस कर रहे थे कि आत्मा स्वर्ग से नीचे उतरकर विरक्त मन से यानी कि बेपरवाह मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो, ऐसा महसूस कर रहे थे। बालकों की पूरी सेना लग गई और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने के दौड़ी। बालकों की पूरी सेना जो है वो पतंग को लूटने के लिए झाड़दार बांस और लगे लेकर उनका पतंग का स्वागत करने के लिए उनके पीछे दौड़ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानव उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियाँ। हम सब जानते हैं कि आकाश में जब पतंग उड़ते हैं तब आकाश में न तो ट्राम होती है, न तो बस गाड़ियाँ होती है और बिल्कुल समतल है। पर जमीन पे हम जब पतंग उड़ते हैं तब हमारे आसपास कई मोटर गाड़ियाँ भी चलती फिरती है और कई ट्राम भी होती है, तो और यहाँ पे कोई समतल नहीं होता है। तो लेखक बता रहे थे जिस प्रकार आकाश में समतल जगह होती है उसी प्रकार वो सब भी आकाश में ऐसे ही उड़ रहे हो, बिना किसी ट्राम के डर से, बिना किसी मोटर गाड़ी के डर से। सहसा भाई साहब से
है कि कई सारे ऐसे व्यक्तियों हैं जो 8वीं कक्षा पार करके समाचार पत्रों के रीडर या संपादक बने हुए हैं। बड़े बड़े विद्वानों की मात हती, यानी कि बड़े बड़े विद्वान जो है वो भी उनकी मात हती यानी कि उनकी कथन अनुसार ही काम करते हैं। और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बासारी लौंडों के साथ कल्पों के लिए दौड़ रहे हो। उनके बड़े भाई साहब बता रहे हैं कि 8वीं कक्षा पास करके मैंने इससे कई सुपरिटेंडेंट व्यक्तियों को देखा है, कई ऐसे डिप्टी मजिस्ट्रेट को देखा है, कई ऐसे समाचार या संपादकों को भी देखा है, और जो बड़े बड़े विद्वानों में होते हुए भी इनके कहे अनुसार काम करते हो। और तुम जो हो वो इस 8वीं कक्षा में आकर भी इन बासारी लौंडों के साथ, बासारी लड़कों के साथ तुम कल्पों के लिए, पतन के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस तकलीफ पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं। देखिए वह जहीन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। जहीन यानी कि प्रतिभावान, जहीन यानी प्रतिभावान। देखिए बड़े भाई साहब जो है वो कह रहे थे तुम जहीन हो, तुम प्रतिभावान हो, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन वह जहीन यानी कि वो प्रतिभा किस काम की जो हमारे आत्मगौरव की ही हत्या कर दे। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ। वो कह रहे थे कि ऐसी प्रतिभा कुछ काम की नहीं है। तुम अब तक ये सोच रहे होगे कि मैं अपने भाई साहब से केवल एक दर्जा ही नीचे हूँ, अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। बड़े भाई साहब कह रहे हैं तुम ऐसा सोच रहे होगे कि तुम मुझसे एक कक्षा ही नीचे हो, तो मुझे कहने का कोई हक नहीं है, कुछ अधिकार नहीं है, तो ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में क्यों ना आ जाओ, और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओगे।
तजुर्बा है, हमसे ज्यादा उन्हें दुनिया का अनुभव है और हमसे ज्यादा ही रहेगा। अमेरिका में किस तरह की व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र थे, यह बात चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। लेखक बता रहे हैं, लेखक को बता रहे हैं उनके बड़े भाई कि चाहे अमेरिका में किस तरह की अर्थव्यवस्था हो उन्हें नहीं मालूम और नक्षत्रों में कितनी आकाशगंगाएं हैं वो उन्हें नहीं मालूम, पर उसके साथ हजारों ऐसी और भी बातें हैं जो जिनका ज्ञान उन्हें है और हमसे नहीं है, और मुझ में और तुम में वो ज्ञान नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। देव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। हाथ पांव फूल जाना रूढ़ि प्रयोग है, जिसका अर्थ है परेशान हो जाना। बड़े भाई साहब लेखक को बता रहे हैं कि भगवान न करे कि आज मैं बीमार हो जाता हूँ और तुम क्या करोगे? यदि मैं बीमार हो जाऊँ तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे तो हाथ पांव जो है वो फूल जाएंगे, मतलब कि अब हम हॉस्टल में रह रहे हैं तो तुम क्या करोगे? तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, मतलब तुम तो परेशान हो जाओगे। दादा को ताक देने के अलावा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारे जैसे दादा को तो किसी को ताक न देंगे, न घबराएंगे, बदहवास हो, पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। लेखक बता रहे हैं यदि भगवान न करे आज मैं बीमार हो जाता हूँ तो तुम परेशान हो जाओगे और तुम्हारी जगह दादा होते यानी कि पिता होते तो वो घबराएंगे नहीं। बदहवास, वो ना तो घबराएंगे और ना ही बदहवास होंगे यानी कि बौखलाएंगे भी नहीं। पहले खुद मर्ज पहचान इलाज करेंगे, मतलब खुद से जो बन पड़ेगा वो पहले करेंगे। उसमें सफल न हुए, यदि खुद से कुछ नहीं हुआ, बुखार नहीं उतरता है तो फिर वह किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। और बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, तो बीमारी तो बड़ी चीज है कि हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना पर कैसे चले, कि हम दोनों में तो इतनी समझ भी नहीं है कि महीने का खर्च जो है वो हमारे दादा इतने पैसे देते हैं, फिर भी महीना के अंत में हमें कैसे हाथ पैर फैलाने पड़ते हैं। लेखक के बड़े भाई साहब लेखक को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं कि हमें जो है वो हमारे माँ बाप से, हमारे जिम्मेदार से, चाहे उनसे आगे पढ़ लिखे फिर भी उनमें जो तजुर्बा है, उनको जो अनुभव है वो हमें नहीं आएगा। इस प्रकार उदाहरण देके समझाते हैं। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा कहते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसों के लिए मुहताज हो जाते हैं, यानी कि दूसरों पे आश्रित हो जाते हैं। 20 या 22 तारीख तक हमें जो हमारे पिता पैसा भेजते हैं वह पैसा 20-22 तारीख तक खर्च हो जाते हैं, फिर हमें दूसरों के पास आश्रित होना पड़ता है। हमारा नाश्ता बंद हो जाता है। पैसे न होने के कारण कौन सी परेशानियों को झेलते हैं वो बताते हैं कि नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी
छुपाते हैं और धोबी से कैसे मुंह चुराते हैं, वो सब बातें बताई है। वो बता रहे हैं कि अपने पिता जब उनकी उम्र के हो गए तो इनसे कम पैसों में अपना गुजारा करते थे, अपने कुटुंब का लालन पालन करते थे, जिससे सब मिलकर यानी कुटुंब में कितने सभ्य थे, 9 सभ्य थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए की है और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड का लेखक के बड़े भाई साहब जो है वो उन्हें समझा रहे हैं। अपने माता पिता का उदाहरण देकर समझाया, फिर अपने हेडमास्टर का उदाहरण देकर समझाते हैं। वो बता रहे हैं कि अभी देखो, तुम अपने हेडमास्टर जी को देखो, उन्होंने तो एमए किया है, वो भी यहाँ का नहीं, ऑक्सफोर्ड का यानी कि फॉरेन का। 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनका घर का इंतजाम कौन करता है कि उनकी तनख्वाह जो है वो 1000 रुपये है, लेकिन उनके घर का इंतजाम जो है वो कौन देखता है, उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। हेडमास्टर जी कितने भी पढ़े लिखे हो, ऑक्सफोर्ड यानी फॉरेन से पढ़े लिखे हैं, फिर भी यहाँ पे इनकी डिग्री कोई काम नहीं आती। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्चा पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे, मतलब किसी के पास मांगना ही पड़ता था। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है, मतलब किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। जब से घर का प्रबंध हेडमास्टर जी की माता ने संभाला है, तब से हेडमास्टर जी को किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ा है। तो भाईजान, यह गर्व दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो। तो इन सब उदाहरणों के माध्यम से लेखक के बड़े भाई साहब लेखक को समझाते हैं कि भाईजान, यह गर्व या घमंड छोड़ दो, अपने दिल से निकाल दो, तुम मेरे नजदीक आ गए हो और अब स्वतंत्र रहो। मेरे देखते तुम बेराह न चल पाओगे, यानी कि तुम अपनी राह से भटक नहीं पाओगे, गलत रास्ते पे नहीं चल सकोगे। अगर तुम यो न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। लेखक के बड़े भाई साहब लेखक को इन उदाहरण के माध्यमों से बताते हैं कि वो उनसे 5 साल बड़े थे, सो रहेंगे। तुम इस तरह मेरे डांट फटकार से नहीं मानोगे तो मैं थप्पड़ भी लगा सकता हूँ, इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है, मतलब अच्छी नहीं लग रही है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। लेखक अब बता रहे हैं, मैं
साहब दोनों बात कर रहे हैं, तब संयोग से कनकौवा एक पतंग जो है उन दोनों के ऊपर से गुजरा। उसकी दौड़ लटक रही थी। लड़कों का एक दौड़ पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। लड़कों का एक दल जो है वो पतंग के पीछे पीछे दौड़ा आता था। भाई साहब लंबे ही है, उछलकर उसकी दौड़ पकड़ ली और बेतहाशा कि बिना परवाह किए हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, लेखक भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। स्टूडेंट, इस कहानी में हमने देखा कि एक बड़ा भाई जो है वो अपने छोटे भाई को सही रास्ते पे लाने के लिए अपनी इच्छा को मन में ही मन में दबा देता है, तिरोता है और खुद गलत रास्तों पे चलने से बचता है और ताकि अपने